अगर मोहम्मद जुबैर ने ये एक्सपोज किया सोशल मीडिया पर कि फलां साहब मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैला रहे हैं, तो मोहम्मद जुबैर पर इल्ज़ाम लगाया गया। उत्तराखंड में एक महापंचायत का ऐलान है, एक महापंचायत होने वाली है, उसके पोस्टर्स लगे हुए हैं, सोशल मीडिया पर वीडियोस घूम रहे हैं, मुसलमानों को धमकी दी जा रही है और यह कहा जा रहा है कि नहीं नहीं, हम मुसलमानों को नहीं कह रहे हैं, हम लव जिहादियों को कह रहे हैं। और उमर खालिद एक तरह से उस साजिश के शिकार हुए हैं, जैसे शर्जील इमाम उस साजिश के शिकार हुए हैं, जैसे गुलफिशा फातिमा उस साजिश के शिकार हुई हैं। तो हम उमर खालिद की गिरफ्तारी के 1000 दिन पूरा होने के मौके पर इकट्ठा हुए हैं, लेकिन जैसा नदीम साहब ने बतलाया कि बात सिर्फ उमर खालिद की नहीं है, बात शर्जील इमाम की भी है, बात गुलफिशा फातिमा की भी है, बात ताहिर हुसैन की भी है, मीरान हैदर की भी है, इन खालिद सैफ़ी की भी है, बात इन सारे लोगों की है। और सवाल यह है कि ये सारे लोग जेल में क्यों हैं, किस वजह से हैं, और क्यों हमें यह दलील देनी पड़ रही है कि हम जो प्रदर्शन कर रहे थे वह शांतिपूर्ण प्रदर्शन था। क्यों दिल्ली पुलिस ने जो चार्जशीट दायर की और जो सप्लीमेंट्री चार्जशीट्स दायर की हैं, उन चार्जशीट्स में दिल्ली में जो हिंसा हुई, उस हिंसा के पीछे जो लोग थे उनकी निशानदेही करने की जगह क्यों वह उसका पूरा ध्यान CAA के ख़िलाफ़ जो मुहिम थी और जो आंदोलन थे और जो धरने थे, ये साबित करने पर लगा हुआ है कि उन धरनों में हिंसा की साजिश बन रही थी और उन धरनों से हिंसा पैदा हुई है। यानी विरोध जनतंत्र में यदि आप सरकार के किसी कदम को गलत समझते हैं तो उस कदम की मुखालफत करना आपका जमहूरी हक है। यह हमारे आइन में यह बात है, यह हमारे दस्तूर में यह बात लिखी हुई है, यह हमारा जमहूरी हक है। बल्कि अपने मुल्क के प्रति अपना उत्तरदायित्व हम इसी तरह से निभा सकते हैं कि हम जिस बात को संविधान के विरुद्ध माने, हम उस बात की मुखालफत करें। यह हमारा काम है एक शहरी होने के नाते, और यह काम हिंदुस्तान भर में जब CAA पारित हुआ, उसके पारित होने के बाद जो विरोध प्रदर्शन हुए, उन विरोध प्रदर्शनों में जो लोग भी शामिल थे वे दरअसल हिंदुस्तान के संविधान के मुताबिक काम कर रहे थे, क्योंकि उनका यह कहना था कि आप जो शहरियत को लेकर कानून में तब्दीली कर रहे हैं, CAA ला रहे हैं, उसमें आप हिंदुस्तान की शहरियत की डेफिनेशन, उसकी परिभाषा को बदल रहे हैं। अभी तक शहरियत धर्मनिरपेक्ष थी, अब आप कह रहे हैं कि हिंदुस्तान की शहरियत तक पहुंचने का एक रास्ता ऐसा निकाला जाएगा जिस रास्ते के शुरू पर एक बोर्ड लगा होगा कि इस पर मुसलमान नहीं चल सकते। CAA का मतलब यही है, इस रास्ते पर हर कोई चल सकता है, इस पर मुसलमान नहीं चल सकते। और यह हिंदुस्तान के संविधान के खिलाफ है। यही बात तो मुसलमान कह रहे थे, यही बात तो वे लोग कह रहे थे जो उस आंदोलन में शामिल थे। और इसके बदले क्या किया गया? उत्तर प्रदेश में उन पर गोलियां चलाई गईं, तकरीबन 23 लोग, अगर मैं गलत नहीं हूं, 23 लोग मारे गए। और पुलिस ने यह मानने से भी इनकार कर दिया कि उसने गोली चलाई है। उसने कहा कि ये खुद आपस में ही गोलीबारी करके मारे गए। और उसके बाद हमने ये देखा कि उत्तर प्रदेश में किस तरह से लोगों पर यह आरोप लगाकर कि उन्होंने सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाया है, उन्हीं से रिकवरी की मांग की गई और बड़े बड़े बैनर्स और पोस्टर्स लगाए गए उनकी तस्वीरों के साथ, जिनको इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि इन पोस्टर्स को फौरन उतारा जाना चाहिए। और उस पर उत्तर प्रदेश सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई और फिर सुप्रीम कोर्ट ने उस मामले को ठंडे बस्ते में डाल दिया। और फिर दिल्ली में जो हिंसा हुई फरवरी 2020 में,
उसके फ़ौरन बाद जिस तरह दिल्ली पुलिस ने तहकीकात शुरू की, उस तहकीकात से ये बात साफ हो गई कि दिल्ली पुलिस का कोई इरादा उस हिंसा को करने वालों की निशानदेही करने का भी नहीं है। उनको पकड़ने, उनको सज़ा दिलाने की कोशिश करना तो बहुत दूर की बात है। उसने एक तरह से पूरे मामले को सर के बल खड़ा कर दिया और यह कहा कि जो लोग आंदोलन कर रहे थे वही हिंसा के लिए जिम्मेदार हैं। हम सारे लोग जो छात्र आंदोलनों में रहे हैं, हमने अपनी मांग पर जोर डालने के लिए कितनी बार सड़क जाम की, यह मुझे याद भी नहीं। लेकिन अगर आपको यह गलत लगता है तो यह पुलिस के अख्तियार में था कि वह रोड खाली करवाए। यह कोई दूसरी भीड़ नहीं कर सकती, कोई प्राइवेट सिटीजन नहीं कर सकता है कि मैं एक विरोध कर रहा हूं, इस विरोध को एक दूसरी भीड़ आकर खत्म करे। इसका हक उसको नहीं है। लेकिन दिल्ली पुलिस का कहना था कि नहीं, आपने जो रोड जाम किया इस वजह से दूसरे लोगों में गुस्सा भड़का, तो उनके गुस्से के लिए आप जिम्मेदार हैं। जो हिंसा हुई उसके लिए आप जिम्मेदार हैं। अब ये एक बहुत अजीबोगरीब तर्क है। और हम ये जानते हैं कि यह तर्क क्यों दिया जा रहा है। जब उनसे यह पूछा गया कि भाई जो लोग आपके अफसरान की मौजूदगी में कह रहे थे कि अगर पुलिस ने सड़क खाली नहीं कराई तो हम करा देंगे, आपने क्या उनसे पूछताछ की है? तो पुलिस का कहना था कि नहीं, वो तो हमसे बातचीत कर रहे थे। जो ऑन रिकॉर्ड है पुलिस, वो ये कह रही है कि नहीं, उसको धमकी नहीं कहना चाहिए, वो हमसे कन्वर्सेशन कर रहे थे। तो जो खुलेआम धमकी दे रहा है उसको पुलिस कह रही है कि वो उनसे गपशप कर रहे थे, कन्वर्सेशन कर रहे थे। और जो औरतें 2 महीने 2.5 महीने से उस ठंड में बैठी हुई थी धरना दिए हुए अपनी मांग लेकर, यह कहा जा रहा है कि उन औरतों की आड़ में, उनके पीछे हिंसा की साजिश की जा रही थी। हम सारे लोग जानते हैं कि दिल्ली पुलिस को भी मालूम है, हर किसी को मालूम है कि यह कुतर्क है और यह झूठ है, और यह झूठ जानबूझकर बोला जा रहा है। और यह बात इससे भी साबित होती है कि उसके बाद ऐसे हर मामले में जिसमें कोई एक मुसलमान शामिल हो, दिल्ली पुलिस का बल्कि हिंदुस्तान के ज्यादातर राज्यों की पुलिस का रुख क्या रहा है। अगर मोहम्मद जुबैर ने यह एक्सपोज किया सोशल मीडिया पर कि फलां साहब मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैला रहे हैं, तो मोहम्मद जुबैर पर इल्जाम लगाया गया कि वो ये बात क्यों कह रहे हैं, क्योंकि उनके इस बात के कहने से समाज में तशद्दुद बढ़ रहा है। आप इस पूरे तर्क को समझ रहे हैं कि मेरे खिलाफ नफरत फैलाई जा रही है। मैं कह रहा हूं मेरे खिलाफ क्यों नफरत फैलाई जा रही है, तो पुलिस कहती है आप क्यों कह रहे हैं कि आपके खिलाफ नफरत फैलाई जा रही है। इसी बात से तशद्दुद फैल रही है। जो नफरत फैला रहा है वो तो फैला रहा है, उसको फैलाने दीजिए। वो गलत कर रहा है, सही कर रहा है, वो अलग बात है। तो ये जो पूरा माहौल है, और आज जब हम यहाँ बैठे हुए हैं तो कल उत्तराखंड में एक महापंचायत का ऐलान है, एक महापंचायत होने वाली है। उसके पोस्टर्स लगे हुए हैं, सोशल मीडिया पर वीडियोस घूम रहे हैं, मुसलमानों को धमकी दी जा रही है और यह कहा जा रहा है कि नहीं, हम मुसलमानों को नहीं कह रहे हैं, हम लव जिहादियों को कह रहे हैं। क्या सारे मुसलमान लव जिहादी हैं? तो फिर मुसलमान अपने ऊपर क्यों ले रहे हैं? हम तो लव जिहादियों को कह रहे हैं कि वो उत्तराखंड छोड़ के जाए, हम मुसलमानों को नहीं कह रहे हैं। और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि औरंगजेब की औलादें इस मुल्क में तशद्दुद फैलाना चाहती हैं। तो चारों तरफ एक ऐसा माहौल है जिसमें सरकारों ने तय कर लिया है और पुलिस ने तय कर लिया है कि इस मुल्क में हम मुसलमानों को मुजरिम मानकर अपनी कार्रवाई शुरू करेंगे। ये तय किया जा चुका है। हम इस जगह पहुंच चुके हैं। अब यह जेनोसाइड है, जेनोसाइड की शुरुआत है, उसका पहला कदम है, दूसरा कदम है, इस पर हम बहस कर सकते हैं। लेकिन आज जब इस मौके पर हम बैठे हुए हैं, यहाँ बैठकर आपस में बातचीत कर रहे हैं, उमर खालिद की गिरफ्तारी के 1000 दिन, कुछ लोगों के 1300 दिन, 1200 दिन इनके पूरे होने पर, तो हम दरअसल जिस बात पर जोर देना चाहते हैं वो यह कि हम मुसलमान हों या हिंदू हों, हमारा पूरा अधिकार है
कि हम अपने संवैधानिक अधिकार की हिफाजत के लिए आंदोलन कर सकें। हमारा ये अधिकार है कि अगर कोई सरकार हमारे संवैधानिक अधिकार को हमसे ले रही है तो हम उस सरकार की मुखालफत कर सकें। हमारा यह भी अधिकार है कि हम उस सरकार को हटाने की मुहिम चला सकें। यह हमारा जमहूरी हक है और यह हक हमसे कोई ले नहीं सकता, और यह हक हर किसी का बराबर का हक है। मुसलमान होने से यह हक कमतर नहीं हो जाता, घटकर हिंदुओं से कम करके यह हक उन मुसलमानों का नहीं होता है। उमर खालिद एक आज़ाद ख्याल हिंदुस्तानी शहरी की तरह अपनी बात कर रहे थे, और उमर खालिद के पक्ष में यह कहने की हमें कोई आवश्यकता भी नहीं है कि वो अहिंसक तरीके से आंदोलन की बात कर रहे थे, क्योंकि क्या हमें अब इस आंदोलन की वकालत करने की ज़रूरत होगी जो आंदोलन सीए का था? हमें दरअसल यह कहना पड़ेगा कि पुलिस की पूरी तहकीकात और हिंदुस्तान की सरकार का पूरा रुख हिंदुस्तान के संविधान के खिलाफ है और हिंदुस्तान के शहरियों के खिलाफ है। और उमर खालिद एक तरह से उस साजिश के शिकार हुए हैं, जैसे शर्जील इमाम उस साजिश के शिकार हुए हैं, जैसे कुल्फिशा फातिमा उस साजिश के शिकार हुई हैं। मैं उमर खालिद के बारे में सिर्फ यह कहना चाहता हूँ कि अगर आप, नदीम ने बतलाया कि 1 साल या 1.5 साल लोअर कोर्ट में, नदीम 1 साल और फिर 6 महीना, तो इतना तो ट्रायल ही चलता है। लेकिन ये उमर खालिद की जमानत की बहस चल रही थी, और इस जमानत की बहस में एक तरह से उमर खालिद को मुजरिम करार दे दिया गया। यह कहा गया कि उमर खालिद अगर खामोश थे तो उस खामोशी में चालाकी है। क्यों? क्योंकि उमर खालिद पढ़ा लिखा आदमी है, वो बहुत ज़हीन है, उसका दिमाग बहुत तेज़ है, तो अगर वो खामोश है तो वो खामोशी के ज़रिए कोई इशारा कर रहा है। अगर वो अमन की बात कर रहा है तो इसका मतलब वो भी चालाकी है, क्योंकि वो बहुत पढ़ा लिखा है, वो बहुत तेज़ है, तो वो अमन जब कहता है तो उसका मतलब अमन नहीं होता है। यह अदालत में यह सारी बहस चल रही थी, और उस बहस को हम जानते हैं। उमर खालिद को 2016 से तय कर लिया गया कि एक ऐसा प्रतीक बना दिया जाएगा कि अगर मुसलमान नौजवान, शिक्षित मुसलमान नौजवान आत्मविश्वास के साथ आज़ाद दिमाग की तरह बात करेगा तो उसे इस हिंदुस्तान में आज़ाद नहीं रहने दिया जाएगा। उमर खालिद को इसका प्रतीक बनाया गया है कि यह मजाल कैसे है एक मुसलमान नौजवान की कि वह सर उठाकर अपनी आज़ाद ख्याली का इजहार कर सके और बराबरी के स्तर पर दूसरों से बर्ताव का दावा करे। यह मजाल कैसे है एक मुसलमान नौजवान की? उमर खालिद को इसका प्रतीक बनाया गया है। बाकी जितने लोग हैं वे उसी श्रेणी में आते हैं, वो चाहे शर्जील हों या गुलफिशा फातिमा हों। आपकी मजाल कैसे हुई कि आप अपने हक का दावा करें और आप उस पर जोर दें और उसके लिए मुहिम चलाएं? उसका जवाब यह है कि हम सारे लोग अपने हक का दावा करें, जो हमारा हक है इस मुल्क पर, और वो बराबरी का हक है। और उसके लिए हमें किसी से प्रार्थना नहीं करनी है। हमें यह नहीं बतलाना है कि नहीं हमारे पुरखे यहीं दफन हैं इसलिए ये मुल्क, यह तर्क हमें नहीं देना है। यह तर्क कि हमारे पुरखों ने इस मुल्क को चुना था, पुरखों ने क्या किया था क्या नहीं किया था, यह अलग बात है। हम इस मुल्क में आज हैं और हमारे इस मुल्क में पैदा होने के बाद रहने की वजह से हमारा इस मुल्क पर बराबरी का हक है। यह बात अपने आप में काफ़ी है। कोई और दलील नहीं कि नहीं हम औरंगजेब को ऐसा नहीं समझते, हम अकबर को ऐसा नहीं समझते, 1947 के बारे में हमारा यह ख्याल है, कोई दलील नहीं। हम हिंदुस्तान में पैदा हुए हैं, हिंदुस्तान में पैदा होने की वजह से हिंदुस्तान का दस्तूर हमें यह हक देता है और वह हक हमारा है, और कोई दलील देने की ज़रूरत हमें नहीं है। और यही बात उमर खालिद कह रहा था, और इसी की सज़ा उमर खालिद को दी गई है। लेकिन जैसा मैंने कहा कि ऐसा वक्त आता है जब आप अपने इंसान होने की बात को जब सामने रखते हैं तो उसकी सज़ा आपको मिलती है। वह जंग लड़नी पड़ती है वह हक हासिल करने के लिए।
तो यह सिर्फ उमर खालिद के अकेले की जंग नहीं है, हम सब की है, और हम सबको उस जंग में शामिल रहना पड़ेगा, खड़े रहना पड़ेगा, और हिंदुस्तान पर, इस बात को मैं दोहरा रहा हूँ, अपना बराबरी का दावा पेश करना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।